हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए चलाया जा रहा है, और इसी के साथ ये रेलवे के अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस से काफ़ी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है ग्रेड 3 का, उसमें क्या है, उसमें साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे में साइंस का कितना बड़ा महत्व है। तो इसलिए हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक बात और, अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सही कमेंट करना है कि हाँ आपको वीडियो सही लगी। आपको वीडियो जैसी भी लगती है आप उसी के अनुसार कमेंट ज़रूर किया करें, सिर्फ एक कमेंट करना है आपको। तो चलिए, देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, और पीवाईक्यू बेस के साथ ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं सभी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए अपने जो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1 किलोवाट प्रति हावर किसके बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 3.6 गुणा 10⁵ जूल, या फिर 3.6 गुणा 10⁻⁻6 जूल, या फिर 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, या फिर 3.6 गुणा 10⁻⁻5 जूल। तो देखिए, 1 किलोवाट प्रति हावर जो बराबर होता है, 1 किलोवाट हावर जो बराबर होता है वो होता है आपका 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के। तो 3.6 गुणा 10⁻6 जूल जो है 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है ये किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमें बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ऑप्शन ए में है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, या फिर गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर, जो कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम, यानी कि छोटे एम से लिख दिया यहाँ पर, और ऊपर वाले को जो है बड़े एम से लिख दिया। तो इस प्रकार, और जो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक जी के मान, मतलब जी पर निर्भर नहीं करता है, या फिर पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है, अगर वातावरण में अगर वायु ना हो तो क्या होगा, हम कितनी जो है अधिक, या तो अधिक ताप द्रव्यमान वाली और जो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अगर एक साथ गिराएं तो वो क्या होगा, एक साथ ही पृथ्वी पर आएंगी। उनमें जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो भारी वाली वस्तु है वो पहले जो है पृथ्वी पर आ जाएगी, और जो हल्की वाली है वो देर में आएगी। ये होता है हमारा जो वायु होती है हमारे वातावरण, उसके कारण। अगर वातावरण में वायु नहीं होगी तो दोनों जो वस्तुएं हम डालेंगे, एक लोहे का टुकड़ा डाला जाता है और एक कागज डाला जाता है, तो दोनों क्या होगा कि वो दोनों साथ ही साथ बराबर समय में सेम टाइम पर जो है वो पृथ्वी पर आएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है कि वो कितनी भारी है या फिर कितनी हल्की है। तो इसके बाद बढ़ते हैं, और ये जो है ये वायु ना होने के पर ये जो है ये कंडीशन दी हुई है। अगर वायु होगी उसमें जो है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इसी तरह से याद रखना है इसे, क्योंकि हम अगर अलग तरह से याद कर लेंगे तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर लेंगे।
तो इसलिए इसे आप इसी तरह से याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। तो देखिए हमें बताना है कि जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलन के परावर्तित हो जाती है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, जहां से जो है वो वापस परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन है अनंत, मुख्य फोकस, ध्रुव या फिर वक्रता केंद्र। तो देखिए अवतल दर्पण के जो मुख्य अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन डी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है। तो जब प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है, सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, यानी कि सामान्य की ओर होता है और उसकी गति बढ़ जाती है, या फिर सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, यानी कि सामान्य से दूर होता है और इसी के साथ गति बढ़ती है, जो गति होती है वो बढ़ती है। या फिर ऑप्शन जो सी है वो है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, सामान्य की ओर होता है और धीमा हो जाता है। यानी कि जब प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है तो क्या होता है कि वो सामान्य की ओर होता है और धीमा हो जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण जब जो पानी में से होकर निकलेगी तो क्या होगा, वो धीमी हो जाएगी। ये आपने देखा भी होगा। तो इस प्रकार जैसे कि हम कोई गिलास है, शीशा वगैरह, तो उससे अगर प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश आता है वो थोड़ा कम होता है, जो है बाहर की जो उससे जहाँ से वो आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा होगा, और वो जिससे पास होकर आ रहा है उसके दूसरी साइड जो है वो क्या होगा, वो थोड़ा कम होगा। क्योंकि कुछ उसमें जो है जो प्रकाश जितनी मात्रा में, मतलब जितना बाहर होगा मात्रा में उससे कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ जैसे कांच होता है या पानी होता है वो कुछ प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो कुछ प्रकाश को आगे जो है आगे बढ़ा देता है, यानी कि उससे पास कर देता है, जो पारदर्शी होते हैं। और जो कुछ कांच ऐसे भी होते हैं जो पारदर्शी नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, उनसे प्रकाश बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाता दूसरी साइड। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। तो इसमें ऑप्शन है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रवाह, या फिर विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। तो जो एक फ्यूज का जो कार्य सिद्धांत होता है वो होता है आपका फ्यूज धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम कोइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। जैसे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में हम इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसमें इसका जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो श्रृंखला या फिर श्रेणी क्रम में दिया होगा तो किस तरह से सोल्व करना, और समानांतर क्रम में दिया होगा ये प्रतिरोध तो हमें किस तरह से करना। तो यहाँ पर कितना श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में, तो हमें क्या करना है कि 3 बार दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि R1 + R2 + R3, यानी कि 20 + 20 + 20, यानी कि 20 + 20 प्लस और 20 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 60।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 60 ओम, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर है। तो इतना सिंपल है, आप इस तरह से आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि खालिस्तान चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। यानी कि क्या चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है प्लग कुंजी, और ऑप्शन बी है प्रतिरोध, और ऑप्शन सी है यहाँ पर वोल्टमीटर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर बैटरी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर बैटरी। यानी कि बैटरी एक ऐसा चालक, मतलब बैटरी जो चालक होता है, इसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, मददगार है। मतलब बैटरी जो होता है चालक के टर्मिनलों के बीच जो है विभवांतर बनाए रखने में मददगार होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डगलस एंजेलवर्ट्स ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर जो है डगलस एंजेलवर्ट ने जो आविष्कार किया था आपका, वो किया था यहाँ पर कंप्यूटर माउस का। और इसी के साथ जो अन्य यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं, तो इसमें जैसे USB पोर्ट है, तो इसका जो आविष्कार किया था आपका वो किया था अजय भट्ट ने। यानी कि इसका जो आविष्कार किया था वो किया था यहाँ पर अजय भट्ट ने। और जो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क है, जो CD बोलते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, जो हमने जो है अब तो ये बंद हो चुकी हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। पहले हम CD DVD में लगा के इन्हें चलाया करते थे, और इनसे जो है मतलब फिल्में वगैरह देखा करते थे। तो ये वही कॉम्पैक्ट डिस्क है, यानी कि CD। तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स रसेल ने। जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था आपका जेम्स रसेल ने। और इसके बाद हमारे पास एक और बचा, ये है फ्लॉपी डिस्क। और ये जो फ्लॉपी डिस्क है यहाँ पर जो है, ये भी एक कंप्यूटर का उपकरण है। और इसी के साथ मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंप्यूटर पूछ लेता है कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया, तो वो किया है आपका चार्ल्स बेबेज ने। ये आपको पता होगा क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है एग्ज़ाम में। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, और ये है यहाँ पर कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी कि इसमें ऑप्शन है गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर हरित लवक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर हरित लवक। यानी कि हरित लवक जो होता है, ये ऐसा कोशिकांग होता है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इस प्रकार डी इसका राइट आंसर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमें बताना कि ये तीनों जो है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है विखंडन द्वारा, या फिर बीजाणु द्वारा जनन, या फिर मुकुलन के द्वारा, या फिर पुनर्जनन के द्वारा। तो ये जो उत्पन्न होते हैं आपका, ये जो प्रक्रिया कहलाती है उत्पन्न होने की, वो कहलाती है आपकी यहाँ पर पुनर्जनन। यानी जो पुनर्जनन होता है, इसके थ्रू हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया जो है उत्पन्न होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा यहाँ पर मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी जो होती है वो की जाती है। तो देखिए मानव का जो जिस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है वो है आपका हृदय, यानी कि हार्ट। तो हार्ट पर ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर मतलब किसके कारण हमारी मांसपेशियाँ ऐंठ सकती हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
यहाँ पर है देखिए ऑप्शन O2 की अधिकता के कारण, या फिर CO2 की अधिकता के कारण, या फिर O2 की कमी के कारण, या फिर CO2 की कमी के कारण। तो देखिए जो हम मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो होती है आपका O2 की कमी के कारण, यानी O2 की कमी के कारण मांसपेशियों में जो है ऐंठन हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ये आपका O2 की कमी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हीनताजन्य रोगों होते हैं, जैसे डेफिशिएंसी डिसीज जो होती हैं, जो हीनताजन्य रोगों यानी कि डेफिशिएंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन B12। तो देखिए ये जो रिकेट्स होता है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन इसमें पूछा सीधा सीधा सा, जिस तरह से एक मतलब कमी मतलब किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए ये जो होता है ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका ये हो गया राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दंत क्षय, यानी कि दंत क्षय का क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि दंत क्षय का मतलब होता है कि दांतों का सफ़ेद होना, या फिर दांतों की सूजन, या फिर दांतों का सड़ना, या फिर दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है दांतों का सड़ना, यानी कि दंत क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है, उसे कम होना, उसे टूटना, या फिर उसका जो है ना कम होना मात्रा, जैसे क्या अपक्षय होता है। तो इस तरह से दांत का क्षय होता है। तो इसमें जब दांत सड़ते हैं तो धीरे 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 वो जो है दांत धीरे धीरे बहुत कम कम मात्रा में वो है कम होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो उसे ही दंत क्षय कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा समूह है जिसके पादपों के जो बीज होते हैं वो आवरण यानी कि उन पर छिलका नहीं होता, वो आवरण छिलका रहित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अनावृत बीजी, या फिर आवर्त बीजी, या फिर टेरिडोफाइट, या फिर थेलोफाइट। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो कहलाते हैं आपका यहाँ पर अनावृत बीजी। तो इन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। इनके जो अनावृत बीजी जो समूह है, इसके जो पादपों के जो बीज होते हैं उन पर छिलका नहीं होता, वो आवरण रहित होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं को खालिस्तान के रूप में संचित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है स्टार्च, वसा, विटामिन, या फिर प्रोटीन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है स्टार्च, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको जो है स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है, और जब हम उस चीज़ को जैसे कोई फल वगैरह खाते हैं तो उससे हमें स्टार्च प्राप्त होता है, तो वो यही होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हवा के जो परागण होते हैं को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली, या फिर हार्बोफिली। तो देखिए हवा के जो परागण होते हैं इन्हें जो बोला जाता है आपका, इन्हें बोला जाता है यहाँ पर एनिमोफिली। एनिमोफिली बोला जाता है जो परागण होते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान फूल की पत्तियां मतलब कि किसी विलयन में अम्लीय क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। तो इसमें ऑप्शन है पेटूनिया, जिरेनियम, या फिर हाइजेंड्रिया, या फिर चमेली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर चमेली। तो चमेली जो फूल की जो पत्तियां होती हैं वो किसी विलयन में अम्लीय क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। तो इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, और ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ बनाना, और ऑप्शन सी है यहाँ पर प्लेटिनम तार का गर्म होना, और ऑप्शन डी है यहाँ पर लोहे का चुंबकीयकरण। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर मक्खन का खट्टा होना। तो रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो होता है मक्खन का खट्टा होना। देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें परिवर्तन होने के बाद मतलब कि कोई नया पदार्थ बनता है। अब जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे क्या दूध से पनीर बना लिया, तो इसमें हमने क्या हुआ, हमें दूध से क्या बन गया, दूध से पनीर बन गया, तो ये एक नया पदार्थ बन गया, तो इसलिए ये क्या रासायनिक परिवर्तन। और इसका एक थोड़ा सा ये भी होता है कि जैसे क्या हम जब किसी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम उससे जो है दूसरा पदार्थ तो बना लेंगे, लेकिन उस पदार्थ से वापस जो है जो पहले वाला पदार्थ नहीं बना सकते। जैसे कि हम दूध से पनीर बना लेंगे तो पनीर से दूध नहीं बना सकते, जैसे आटे से रोटी बना लेंगे तो रोटी से आटा नहीं बना सकते। तो इस प्रकार, या फिर जैसे गेहूं से आटा बना लेंगे तो आटे से गेहूं नहीं बन सकते। तो इस प्रकार कई सारे उदाहरण हैं। और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसमें कोई मतलब कि नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसी पदार्थ की जो प्रकृति या कुछ उसमें मात्रा वगैरह चीज़ों में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो उसे कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तो उसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं, सिर्फ जो लोहा था उसी पर जंग लगाया, उसकी जो प्रकृति उसके नेचर में जो है थोड़ा परिवर्तन हो गया, तो उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो इसमें ऑप्शन है तांबा, कार्बन, क्लोरीन या फिर कैल्शियम। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर कार्बन। कार्बन क्यों है, कार्बन यहाँ पर आ जाता है क्योंकि कार्बन लिखा जाता है केवल सी से मतलब होता है कार्बन, क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है। तो इस तरह से लिख देते हैं। तो इस प्रकार, और जो तांबा होता है वो आपका, वो उसे जो है अलग उससे लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी, यानी कार्बन हो गया। बी ऑप्शन जो है, इसे कार्बन को हम किससे लिखते हैं, सी से। तो इस प्रकार जो केवल एक अक्षर से लिखा जाता है वो है यहाँ पर कार्बन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और ये है हमारा, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं ये हमें बताना है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, या फिर केवल न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए परमाणु के जो नाभिक में होते हैं आपका, वो होते हैं यहाँ पर प्रोटॉन भी होते हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो एक जो परमाणु होता है इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। इसका ये हो गया राइट आंसर, ये एक न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए ऊपर ही कर लेते हैं, एक साथ देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है। तो इसमें ऑप्शन है 4, 2, 1 या फिर 3। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर 3, यानी कि 3। तो यहाँ पर NH3 में जो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो है यहाँ पर 3। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। तो इसमें जो है, इनमें जो सबसे ज़्यादा अम्लीय है वो है आपका यहाँ पर पीएच, जिसका पीएच मान
जीरो वाला घोल, यानी कि जिसका पीएच मान जितना कम होता है तो वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। अब इसके बीच में मैं आपको डिफरेंट बता देता हूँ। देखिए, एक होता है यहाँ पर 7, ये 7 होता है, जो 7 जो पीएच मान जिसका 7 होता है, यहाँ पर पीएच मान लिख देता हूँ मैं, पीएच मान 7 जो होता है ये एक तरह से उदासीन होता है, यानी कि ये न तो क्षारीय होता है न ही अम्लीय होता है। अगर हम पीएच मान 7 से अगर कम होगा यहाँ पर, तो ये जो है अम्लीय होगा, ये उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है ना, एसिटिक होगा ये। इसे लिख देता हूँ मैं, इसे एसिटिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये होता है यहाँ को, और जिसका पीएच मान जितना मतलब 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही क्षारीय होगा। तो इस प्रकार इस तरह इनका आंसर निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप भी इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि मतलब कि आपने देखा होगा कि 7.4 पीएफ जो ब्लड होता है उसका जो जो मतलब कि जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, लेकिन आपने सुना होगा कि जो ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है, वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। और आपने देखा होगा कि पीएच मान तो उसको 7.4 है, लेकिन हम उसे फिर भी क्षारीय कह रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि 7 से ऊपर जो जिसका भी जो 7 से ऊपर पीएच मान होता है वो क्षारीय की कैटेगरी में आता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार ये इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। आप ये मत समझना कि जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना ही एसिटिक होगा, तो ये गलत है। जो सही तरीका है वो इस तरह का ही है कि जो 7 से अधिक देखिए पीएच मान जिसका 7 से अधिक होगा वो उतना ही जो है क्षारीय होगा, और 7 से जितना कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा। तो इस प्रकार इसमें पूछा है कि जो सबसे अम्लीय है, तो यहाँ पर पीएच मान सबसे कम क्या है, 0, यानी कि 0 यहाँ पर सबसे कम पीएच मान है, तो सबसे ज़्यादा अधिक जो अम्लीय होगा वो ये होगा ऑप्शन ए, 0 वाला घोल। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर नीला धोता का दूसरा नाम है। तो इसमें ऑप्शन है ताम्र सल्फेट, लीड सल्फाइड, या फिर लोहे सल्फेट, या फिर रजत नाइट्रेट। तो देखिए, नीला धोता का जो दूसरा नाम होता है आपका वो होता है ताम्र सल्फेट, यानी कि ताम्र सल्फेट को नीला धोता कहते हैं, या फिर नीला जो धोता होता है इसे हम ताम्र सल्फेट कहते हैं। तो देखिए, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए अपने। तो चलिए, आपको वीडियो में देखिए कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो कैसी लगी, आपको जैसी भी लगी वैसा बताना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।